नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज पाठशाला में क्या क्या है पहले आपको वो बताता हूं, फिर क्लास की शुरुआत करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सबूत आ गया, कांग्रेस का वो काम जिससे पीएम मोदी बहुत डर गए हैं। आज आपको इसके सबूत दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी का वो सपना जो केजरीवाल और राहुल मिलकर तोड़ना शुरू कर चुके हैं, उस सपने के बारे में बताऊंगा। और केजरीवाल और राहुल क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो भी बताऊंगा। इंडिया के बिहार में ये जो नया नया इंडिया बना है ना विपक्ष का, उसी में नीतीश कुमार वाला बिहार जो है, उसमें प्रदर्शन करने वालों पर गोली क्यों चली, आज इसका चैप्टर भी है। इसके बाद मणिपुर का वो सच जो पहली बार टीवी पर आने जा रहा है। मणिपुर का वो सच जो विपक्ष आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता, आज वो सच्चाई भी आपको बताऊंगा। मणिपुर के दर्द पर मोदी वर्सेस कांग्रेस के इतिहास का चैप्टर भी लेकर आया हूं। फिर बात होगी ज्ञानवापी सर्वे में मिली वो मूर्तियां जो पूरा केस पलट देंगी, आपको वो सबूत दिखाने वाला हूं। ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के वो सबूत जो आज देश पहली बार देखेगा। कश्मीर में मोदी ने वो कर दिया जो 34 साल में कोई ना कर पाया, आज वो चैप्टर भी है। इसके अलावा वो मुसलमान जिन्हें मुसलमानों ने ही मुसलमान मानने से इनकार कर दिया है, उनका चैप्टर। वो मुस्लिम जिन्हें मुसलमानों ने नकारा लेकिन मोदी ने संभाला। ये तमाम चैप्टर्स आज खोलने वाला हूं, लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रोज की तरह रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। ईडी डायरेक्टर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान और गुजरात को मेगा सौगात दी। राजस्थान के सीकर में पीएम ने नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी कर दी। इसके बाद पीएम ने गुजरात के राजकोट में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर भी मोदी सरकार का समर्थन करेगी। वाईएसआर कांग्रेस उन पार्टियों में है जो अभी न तो विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है, न ही एनडीए का। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 22 सांसद हैं। यूपी सरकार यमुना और हिंडन के किनारे अतिक्रमण को हटाने की योजना बना रही है। इस साल यमुना में आई बाढ़ से मची तबाही को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। बाढ़ ने दिल्ली और यूपी के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया था। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अंजू बुर्का पहनकर डिनर करते हुए दिख रही है। इस वीडियो में अंजू अपने पाकिस्तान वाले प्रेमी नसरुल्लाह के बगल में बैठी है। नसरुल्लाह के अलावा वीडियो में उसके कई दोस्त भी नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया पाठशाला में दिन भर का रिवीजन। अब आज की पहली क्लास, जिसमें आपको वो सबूत दिखाऊंगा जो बताएंगे कि कांग्रेस के किस काम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डर गए। नरेंद्र मोदी का वो सपना जो केजरीवाल राहुल मिलकर तोड़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमने आपको कल ही बताया था कि एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, ले आया, अब उस पर चर्चा की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी का अलग ही प्लान चल रहा है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव में बिजी है, मोदी 2024 में शपथ ग्रहण की तैयारी करने में बिजी है। और यहां तक कि वो 2024 के बारे में भी एक तरह से नहीं सोच रहे, बल्कि उनकी तो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है और उस फ्यूचर प्लानिंग में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन इस सारी प्लानिंग के बीच भी नरेंद्र मोदी टेंशन में भी हैं और डरे हुए भी। आप कहेंगे बॉस, मोदी जी कब से डरने लग गए भाई? मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों तनाव में भी हैं और क्यों वो डरे हुए भी हैं। आज इसकी वजह बताऊंगा। देखिए, विपक्ष तो ये बताने में जुटा है कि पीएम मोदी उनके गठबंधन और गठबंधन के नाम से डर गए। विपक्ष ये भी बताने में जुटा है कि विपक्ष के गठबंधन से पीएम मोदी घबरा गए और इसी वजह से पीएम बार बार विपक्ष के गठबंधन इंडिया का नाम ले रहे हैं।
देखिए, यह बात तो सही है कि पीएम मोदी को टेंशन हो रही होगी, वो डरे हुए भी होंगे, लेकिन टेंशन और डर की वजह विपक्ष का गठबंधन नहीं है और यह टेंशन 2024 के चुनाव की भी नहीं है भाई। यह टेंशन विपक्ष के उस एक्शन से पैदा हुई है, यह डर विपक्ष के उस एक्शन से पैदा हुआ है जो पीएम के सबसे बड़े सपने को डिरेल कर सकता है। और नरेंद्र मोदी का यह सपना, बहुत बड़ा सपना, वो उनसे जुड़ा हुआ भी नहीं है, ना ही ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है। यह सपना जुड़ा हुआ है भारत के भविष्य से। और सपना पहले आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए क्यों। देखिए, सपना है उनका कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है, जिसे पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। कल ही पीएम ने इसकी बात भी की थी, मैंने आपको सुनाया था कि उन्होंने कहा था कि तीसरे टर्म में हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। लेकिन इस सपने को पूरा करने में राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेताओं के प्लान पीएम मोदी के लिए टेंशन और डर की वजह बनते दिख रहे हैं। ये टेंशन, ये डर, केजरीवाल, राहुल क्या कर रहे हैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले पीएम को सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या था, वो कर क्या रहे हैं और कहां से डर और टेंशन की बात आ रही है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों में तो कॉन्फिडेंस झलक रहा है और यही लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश की तरक्की को लेकर जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। उनके भरोसे की एक वजह यह भी है कि उन्होंने पहले भी इकोनॉमी के मोर्चे पर जबरदस्त डिलीवरी की। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाई, उनका सपना क्या है? उनका सपना यह है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाए, और ये वो सपना देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। अब ये सपना जो है ये तो वो देख रहे हैं, डर क्या है, चिंता क्या है, ये अभी आगे बताऊंगा। लेकिन वो क्यों कॉन्फिडेंट है पहले वो देखिए। साल 2014 पीएम मोदी का पहला टर्म, 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जब नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली थी। दूसरा टर्म जब चल रहा है तब 2022 में ही भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 5वीं रैंक पर आ गया भारत। अब कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री हो, कोई हार्वर्ड से या कैम्ब्रिज से पढ़कर आया हुआ विपक्ष का नेता हो, वो कितना भी कह ले कि नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती, भैया यहां फिगर देख लो ना, 5वीं पे ऐसे ही आ गया जिसको कुछ नहीं आता। और अब वो टारगेट कर रहे हैं कि 2024 से 29 के बीच, यानी 2024 से 2029 के बीच 3rd रैंक पर इंडिया को ले आना है। यूएस, चाइना और उसके बाद इंडिया होना चाहिए। अब पीएम मोदी अगर इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो वो हवा में गारंटी नहीं दे रहे,
भारत की तरक्की को लेकर बड़ी बड़ी संस्थाएं भविष्यवाणी कर चुकी हैं। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो अपने यहां नेता भले ये कहते रहे कि मोदी ने सब खत्म कर दिया, दुनिया चूंकि वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं, बता रहे हैं। एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से आगे निकलकर चौथे नंबर पर आ जाएगी और 2029 में जापान से आगे निकलकर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया कह चुके हैं कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मॉर्गन स्टैनले का भी यही अनुमान है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब कोई एक आदमी, दो आदमी, एक संस्था, दो संस्था नहीं भाई, दुनिया कह रही है। जिसको केजरीवाल जी चौथी पास राजा बताते हैं, उसके लिए दुनिया कह रही है कि भाई ये दुनिया में इंडिया को टॉप पे ले जा रहा है। और उसकी वजह है, पूरी दुनिया को भरोसा है कि इकोनॉमी की रेस में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और यह भरोसा इसलिए है कि पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में यह करके दिखाया। और मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं कि पिछले 9 साल में कुल जीडीपी कितनी बढ़ी और इस दौरान दूसरे देश किस रफ्तार में रहे। अगर आप देखेंगे कि 2014 से लेकर 2014 से लेकर 2023 जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे जीडीपी, इसको देखेंगे, भारत की जीडीपी कितनी बढ़ी, जीडीपी कितनी बढ़ी। अगर आप देखेंगे इन 9 सालों में भारत की जीडीपी का ग्रोथ है 83% बॉस। 9 साल में भारत 83% जीडीपी बढ़ी है। और भारत से ज्यादा सिर्फ एक देश है जिसकी जीडीपी बढ़ी है, और वो है चीन, जिसकी जीडीपी 84% बढ़ी, मात्र 1% ज्यादा। और उसके बाद है अमेरिका, जिसकी जीडीपी में 9 साल में 54% का ग्रोथ आया है। यानी कहां भारत 83%, कहां अमेरिका 54%। और इन 9 सालों में भारत ने कुल 5 देशों को पीछे छोड़ा। और जिन देशों को भारत ने पीछे छोड़ा उनकी ग्रोथ रेट देखिए आप। यूके 3% बढ़ा बॉस इन 9 सालों में, 3% का ग्रोथ है यूके का, भारत 83%। फ्रांस, इन 9 सालों में फ्रांस की जीडीपी 2% बढ़ी, भारत 83%। रूस मात्र 1% बढ़ा, भारत बढ़ा 83%। अरे बॉस, खाली कहानी सुनाने से होगा चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। ये देखो चौथी पास राजा ने क्या करके दिया, 83% की जीडीपी ग्रोथ। और ये आईआईटी पास वाले क्या कर रहे हैं अभी आगे बताऊंगा। और अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े यही कॉन्फिडेंस दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, दुनिया को, कि भाई भारत को कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। अभी के मौजूदा हालात में अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर तीसरे नंबर पर अभी जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर भारत है। लेकिन भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबूत आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट में भी। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रहने वाली है, दुनिया में सबसे ज्यादा 6.1%। और अगर आप देखेंगे ये जो आंकड़े आपको बता रहा हूं, भारत किस गति से भागेगा, यहां भी कंपैरिजन देख लीजिए। जो आपको आंकड़ा बता रहा हूं 2023-24 के लिए, यह आईएमएफ का आंकड़ा है। विकास दर भारत की कितनी रहेगी? भारत के लिए प्रेडिक्शन है कि भारत 6.1% बढ़ेगा। आप कहेंगे 6% क्या है ये बॉस? अभी आपको पता चल जाएगा कि 6% क्या है। अमेरिका के लिए प्रेडिक्शन है कि अमेरिका 2% से भी ज्यादा, 2% से भी कम ग्रोथ रेट रहेगी उसकी। चीन अपने बगल में बहुत तेज बनता है, चीता बनता है, 5.2%, वो भी इंडिया को मैच नहीं कर पा रहा। जापान, जिसको भारत पीछे छोड़ने वाला आने वाले कुछ दिनों में, क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार ही 1.4% की रहेगी। अब आप सोचिए, भारत की गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और ये जापान वाला भैया जो है वो 10 किलोमीटर पे चल रहा है। कितनी देर हमसे आगे रहेगा? पीछे नहीं छोड़ देंगे इसको। जर्मनी देखिए, इसका तो और बुरा हाल है, ये 1% के करीब भी नहीं है, 0.3% इसकी ग्रोथ रहेगी। ये कौन कह रहा है? सारी बातें आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है। ये इस वक्त दुनिया में हाल है और इसलिए नरेंद्र मोदी छाती ठोक कर कह रहे कि मोदी की गारंटी है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। लेकिन मोदी तो बनाना चाह रहे हैं पर डरे हुए, और वो डर केजरीवाल और राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। कैसे? अभी आगे बताता हूं।
ज्यादातर अनुमान यही बता रहे हैं कि 2024 से 2029 के बीच भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत से आगे अभी जापान और जर्मनी है। 2023 के मुकाबले 2027 में भारत की जीडीपी 38% और ज्यादा हो जाएगी इसी तरीके से। लेकिन 2023 के मुकाबले जापान और जर्मनी की जीडीपी 2027 में मात्र 15% बढ़ेगी। इसी तेज रफ्तार की वजह से 2027 तक भारत इन दोनों देशों को ओवरटेक कर लेगा। पीएम मोदी अगर तीसरे टर्म में आए तो वो 2029 तक पीएम रहेंगे और इसी बीच भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसकी गारंटी अभी अभी प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाया जो वो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो पैसा डूब गया उसको भी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ इससे नहीं आता, या लोग अपने मन से आईएमएफ नहीं कह रहा कि अच्छा एक काम करते ना मोदी जी के लिए बोल देते हैं। मोदी जी उनके दोस्त नहीं बैठे हैं कि कह देंगे कि हाँ भाई सुनो आईएमएफ बोल दो, वर्ल्ड बैंक तुम बोल दो। कोई नहीं करता किसी के लिए। इंडिया में काम हो रहा है बॉस। और ये अर्थव्यवस्था को गति जो मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि अगर आप बैंक्स की हालत देखेंगे जो यूपीए के जमाने में गर्त में चले गए थे, 9 साल में रिकवरी देखिए, बैंकों की जो रिकवरी हुई है वो कितनी हुई आपको पता है? 9 साल में बैंक्स ने रिकवरी किया है 16,617 करोड़ रुपए। इतना पैसा जो बैंकों का था इधर उधर फंसा हुआ, वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कितने 9 साल में निकाल लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद। और ये एक जमाना वो भी होता था, सरकारी बैंक जो है वो फोन पे लोन देने के आरोप लगते थे और सब गर्त में जा रहे थे, डूबे जा रहे थे। आज सरकारी बैंक मुनाफे में चल रहे हैं। तो जो सिस्टम को सुधारा है उसी का नतीजा है कि आगे बढ़ रहा भारत हमारा है। लेकिन यहां पर पीएम मोदी को एक डर भी होगा। सपना आपको बता दिया, भारत को टॉप पे ले जाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी डरे हुए किस बात से? वो डरे हुए इस बात से हैं, वो चिंतित इस बात से हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले उनके प्लान को कुछ लोग डिरेल करने पर अड़े हैं। कहीं कोई भारत की तरक्की का स्पीड ब्रेकर ना बन जाए, उनको इसकी टेंशन है, इसका डर है। वो विपक्ष से नहीं डर रहे कि विपक्ष हरा देगा। उनको पता है कि जिस तरह से इनकी प्लानिंग है ये कुछ ना कर पाएंगे। ये घर पे बैठने वाले लोग हैं। उन्हें डर इस बात का है कि भारत को आगे बढ़ने से ये लोग रोक देंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आप देखिए कि कर्नाटक जैसा राज्य जहां पर कांग्रेस ने अभी हाल में सरकार बनाई, वहां पर उनके डिप्टी सीएम और प्रमुख नेता डीके शिव कुमार ने कह दिया कि इस साल कांग्रेस की सरकार राज्य में विकास नहीं कर सकती कई योजनाओं की, क्योंकि वित्तीय समस्या है। और यह वित्तीय समस्या इसलिए है क्योंकि सरकार को चुनाव में दी गई 5 गारंटी को पूरा करना है। यह है नरेंद्र मोदी का डर कि वो तो इंडिया को टॉप पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग उनको हराने के नाम पर, बीजेपी को रोकने के नाम पर, चुनाव जीतने के नाम पर ऐसे ऐसे वादे कर दे रहे हैं कि उन वादों को पूरा करने के चक्कर में बाकी सारा काम ठप पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बन रही है। डीके शिव कुमार खुद मान रहे हैं कि पैसों की तंगी की वजह से कुछ विधायकों को समस्या है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं करवा पा रहे। डीके शिव कुमार ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि विधायकों को समझना पड़ेगा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ वित्तीय मुद्दे हैं। हमें अपने चुनावी गारंटी को लागू करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग से निकालने होंगे। एक बार डीके शिव कुमार को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी की टेंशन और डर की वजह ये क्यों है। ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಭಾಳ ಆಸೆರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ आप देख रहे हैं चुनाव जीतते वक्त तो बड़े बड़े वादे हो गए, लेकिन वो वादे पूरे करने के चक्कर में रफ्तार कैसे घट गई। और सोचिए उस कर्नाटक की, ये वो राज्य है कर्नाटक जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले अमीर राज्य माना जाता है। अगर ऐसे राज्य में 1 साल डेवलपमेंट का काम सिर्फ इसलिए रुक जाएगा क्योंकि सारा पैसा मुफ्त की योजनाओं में लगा दिया गया, तो फिर सवाल यह है कि ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा।
यही है नरेंद्र मोदी की टेंशन और डर की वजह कि वो तो सारे पेंच कस के इंडिया की इकोनॉमी को रॉकेट बना रहे हैं और यहां कुछ लोग उसी रॉकेट में से तेल निकालकर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कैसे जाएगा रॉकेट आसमान में? यह है पीएम मोदी के डर और टेंशन की वजह कि वो तो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग नीचे खींच रहे हैं। अगर विपक्ष के राज्य सरकारें इसी तरह से मुफ्त की योजनाएं चलाती रहीं और विकास के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? मुफ्त की योजनाएं सिर्फ एक राज्य में सीमित नहीं है। विपक्ष का यही फॉर्मूला, मुफ्त की योजनाओं के जरिए चुनाव जीते जाएं, कई राज्यों में अप्लाई किया जा रहा है। मुफ्त की योजनाओं का भार अंत में जनता और देश को ही उठाना पड़ेगा और इससे जनता और देश दोनों की तरक्की पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगना चाहिए वो मुफ्त की योजनाओं में लग रहा है और इससे देश तरक्की नहीं कर पाएगा। यह है नरेंद्र मोदी की टेंशन और डर की वजह, जो वो पहले भी जता चुके हैं। आप यह भी देखिए कि जिन राज्यों में मुफ्त की योजनाओं के सहारे चुनाव जीते गए, सरकार बनाई गई, उन राज्यों का क्या हाल हो गया है। हिमाचल प्रदेश, जहां अभी अभी कांग्रेस की सरकार बनी, उस हिमाचल प्रदेश में जहां पुरानी पेंशन स्कीम लाने का वादा किया गया, उस हिमाचल का क्या हाल हो गया। वहां सैलरी का संकट चल रहा है बॉस। 1.5 लोगों को सैलरी मिल रही है। आपने भी खबर पड़ी होगी कि भैया कितने ही हजार लोगों की सैलरी जो है वो अटकी पड़ी है। पैसा नहीं है, कहां से देंगे? पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर दी, पेंशन तो तब मिलेगी जब नौकरी खत्म होगी। अभी की सैलरी तो टाइम पे दे दो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। पुरानी पेंशन स्कीम के झांसे में फंस गए। इसी तरह से आप पंजाब देखिए, पंजाब में कर्ज का संकट चल रहा है, लेकिन नहीं भैया, लोगों को फ्री में चाहिए, दिया जा रहा है भर भर के। वो कर्जा कौन चुकाएगा? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसीलिए राहुल और केजरीवाल नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर ये जो फ्री वाला कर रहे हैं, ये देश को ले डूबेगा। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा देश? आप देखिए क्या करना पड़ रहा है भाई। हिमाचल प्रदेश, इसकी बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश जुलाई में डीजल पर वैट बढ़ा, वैट 3 रुपए बढ़ाया, 3 रुपए बढ़ा दिया जुलाई में। जनवरी में फिर बढ़ाया, पहले ही बढ़ाया था। जनवरी में देखिए 3 रुपए फिर बढ़ा था। पंजाब में जून में पेट्रोल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा, डीजल पर 88 पैसे। फरवरी में पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेस लगाना पड़ गया। पंजाब में अगर आप देखिए बिजली के रेट करीब 9% ऊपर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार कर्ज में। तो जब वोट लेना है तो फ्री का वादा चमका दिया जा रहा है और उसके बाद अर्थव्यवस्था की यह हालत हो जा रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि वो तो इस फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि कुर्सी रहे या जाए, जितने दिन हैं उतने दिन में देश को जितना चमकाना है चमका लो। लेकिन बाकी लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और ये फ्री के चक्कर में फंसते चले जाइएगा। नेताओं से नहीं पूछिएगा कि फ्री बोल रहे हो, कहां से दोगे, तुम्हारे पास है क्या अकाउंट में पैसा राज्य सरकार के? तो इसी तरीके से देश गर्त में चला जाए। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मणिपुर का वो सच कौन सा है जो पहली बार टीवी पर आने जा रहा है। मणिपुर का वो सच जो विपक्ष आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता। मणिपुर के दर्द पर मोदी वर्सेस कांग्रेस के इतिहास का चैप्टर, और साथ ही बात होगी नीतीश कुमार के बिहार की, जहां आपको बताऊंगा कि इंडिया के बिहार में प्रदर्शन करने वालों पर गोली क्यों चली। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर 2 बड़े आरोप लगा रहा है। पहला आरोप यह है कि पीएम मोदी संसद में मणिपुर पर बोलने से बच रहे हैं, उन्हें संसद में आकर जवाब देना चाहिए। दूसरा आरोप यह है कि जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा सकते। लेकिन विपक्ष मणिपुर को लेकर इतिहास और फैक्ट्स दोनों भूल गया है और उसे आज ये दोनों याद दिलाने की जरूरत है। मणिपुर की नस्लीय हिंसा पर संसद में आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक संसद में मणिपुर की नस्लीय हिंसा पर सिर्फ एक बार चर्चा हुई, और वो भी साल 1993 में। और उस चर्चा में किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया था। जवाब दिया था तब के गृह राज्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने भी नहीं, गृह राज्य मंत्री ने। जबकि 1993 में मणिपुर में जो नस्लीय हिंसा हुई थी उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे।
हजारों लोगों के घर तबाह हो गए थे, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया 1993 में। आज जिनको प्रधानमंत्री से ही जवाब चाहिए, उससे नीचे किसी से नहीं, उन्होंने गृह राज्य मंत्री से जवाब दिलवा दिया था। मणिपुर में जब भी नस्लीय हिंसा हुई है तो कोई भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया। हिंसा के दौर में एक बार जो गृह राज्य मंत्री को भेजा गया था, वो भी 3.5 घंटे वहां से रहकर आ गए थे। 2 घंटे दौरा किया, 1 घंटे मुख्यमंत्री के साथ खाना खा के चले आए उनके घर पर। ये उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है जो आज इतना मणिपुर पर अपने आप को चिंतित बता रहे हैं, जैसे लग रहा है मणिपुर के बारे में उनसे बड़ा कोई जो है अच्छा सोचने वाला नहीं होगा। मणिपुर में नस्लीय हिंसा का सालों पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। क्यों नहीं गया कोई प्रधानमंत्री कभी जी? क्यों नहीं किसी गृह मंत्री ने जवाब दिया जी? किसी प्रधानमंत्री ने संसद में क्यों नहीं जवाब दिया? आज सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने के नाम पर बंगाल पे बात नहीं, राजस्थान पे बात नहीं, बिहार पे बात नहीं, केरल के नारों पर बात नहीं, कुछ पे बात नहीं। इस बार हिंसा में आप देखें भाई, अगर आप देखेंगे सरकार ने क्या किया, यही सवाल है ना कि सरकार ने क्या किया। गृह मंत्री वहां पर अमित शाह 3 दिन रहे, 3 दिन का दौरा करके आए, और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो वहां 22 दिन रहे बॉस, 22 डेज। 25 मई से लेकर 17 जून तक गृह राज्य मंत्री वहीं मणिपुर में अपना डेरा डाल के बैठे रहे। पीएम मोदी के बारे में सोर्सेज बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय से दिन में 3-3 बार अपडेट ले रहे हैं कि भाई क्या हाल है मणिपुर का, बताओ क्या स्थिति है, क्या जरूरत है, बताओ, सब किया जाएगा वहां। मणिपुर में इस तरह की हिंसा पहली बार नहीं हुई। आप देखिए कि साल 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ था, जिसमें 350 गांव उजाड़ दिए गए थे और 750 लोगों की मौत हुई थी। और इसी हिंसा के बाद गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था, प्रधानमंत्री ने नहीं। और यह इतिहास आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि मणिपुर में जो हो रहा है वो एक दिन में पैदा हुई चीज नहीं है। और यह हिंसा सोचिए कितनी बड़ी थी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने चली बॉस। और उसके बाद भी 1998 तक हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती ही रहती थी। इसी तरह कुकी और पाइते संघर्ष हुआ था। कुकी पाइते संघर्ष जो 1997 से 1998 तक चला, उस हिंसा में 50 गांव तबाह हुए थे, 350 लोग मारे गए थे और 136 लोग घायल हुए थे। हिंसा की वजह से 13,000 लोग विस्थापित हुए। इसी तरह 1993 में मैतेई और पंगल लोगों के बीच झड़प हुई। 1993 का मैतेई पंगल संघर्ष जो हुआ, उसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिस्से में हिंसा का इतिहास रहा है, और जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं वो इस इतिहास को जानते हैं, लेकिन वो आपको जानने नहीं देना चाहते। जो लोग मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया, मणिपुर की अनदेखी की, उसका सच भी आपको बताता हूं कि उनके राज में क्या होता था और आज की डेट में क्या हो रहा है। अगर आप मणिपुर की हालत देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने वहां क्या किया और अभी क्या स्थिति है, वो भी बताऊंगा। और पुराने जमाने में 2005 से लेकर 2013 वर्सेस 2014 से लेकर 2022 इस हिंसा की घटना को छोड़ के बता रहा हूं। घुसपैठ में कमी आई है। घुसपैठ में कमी कितनी आई? 68% घुसपैठ कम हो गई है 2014 से 2022 के बीच में। जान माल का नुकसान जो हुआ करता था इन हिंसा की वजह से, उसमें 82% की कमी आई है। ड्रॉप नीचे चला गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे मणिपुर में 2010 से 2017, 2010 से लेकर 2017 के बीच, तब कांग्रेस की सरकार थी वहां पर मणिपुर के अंदर। उस दौरान हर साल मणिपुर के अंदर, ये एवरेज आपको बता रहा हूं, 30 से लेकर 139 दिन की नाकेबंदी रहती थी। इतना तनाव रहता था कांग्रेस के शासन में। और 2017 ऑनवर्ड्स
बीजेपी की सरकार नाकेबंदी 0 और इससे पहले हिंसा की घटना 0। यह आपको बता रहा हूं 2017 से 2022 के बीच, अभी वाली घटना को छोड़ के बता रहा हूं। तो जो हंगामा कर रहे हैं ना, उनको सब पता है मणिपुर की स्थिति क्या है, वहां कैसा तनाव रहता है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच। लेकिन माहौल देश में ऐसा बनाया जा रहा है कि भाई मणिपुर में जैसे अभी अभी सब नरेंद्र मोदी ने करा दिया, और वो भी कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने मैतेई समुदाय को कह दिया था कि आप इनको आरक्षण दे दीजिए। मणिपुर में मई में हिंसा बढ़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि आप देखिए 3 से 6 मई के बीच, 3 मई को शुरुआत हुई थी, 4 मई का आपने वीडियो देखा था, तो 3 से 6 मई के बीच 59 मौतें हुई थी। उसके बाद कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, मौत होती रही, एक आध दो ऐसी घटनाएं आती रहीं। फिर 24 मई से 28 मई के बीच 28 मौत की खबर आई। लेकिन 17 जुलाई से आज की तारीख में अब तक कोई मौत नहीं हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि वहां तनाव है, क्योंकि दो जो समुदाय हैं मैतेई और कुकी, उनके बीच बरसों पुराना तनाव है भाई, एक दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए तनाव है। लेकिन छिटपुट घटनाएं हो रही, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं कि 82% बच्चे अब स्कूल जाने लगे, 72% कर्मचारी ऑफिस जा रहे हैं। आपको दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है जैसे मणिपुर अभी भी जल ही रहा है, पूरे मणिपुर में रोज आगजनी हो रही है। मणिपुर के हिंसा का इतिहास भी आज हमने इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनके राज में विपक्ष मणिपुर को लेकर खूब बोल रहा है, लेकिन जब बात बंगाल की होती है, राजस्थान की होती है, बिहार की होती है, तब तो विपक्ष चुप हो जाता है। एक सच और है जो बार बार दबाया जा रहा है। पाठशाला में अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मस्जिद का चैप्टर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिले वो सबूत दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो सबूत जिनमें साक्षात हिंदू मंदिर के प्रतीक और चिन्ह दिख रहे हैं। और क्या इसी डर की वजह से मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से बच रहा है? आज सबूतों के साथ दिखाता हूं। ज्ञानवापी में जो मस्जिद है, वहां के एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज हुई सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारी भी हाईकोर्ट में मौजूद थे। एएसआई ने हाईकोर्ट में आज एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सर्वे और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विस्तार से लिखा गया। आपको ज्ञानवापी मस्जिद से मिले उन सबूतों के बारे में भी बताऊंगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, जो चीख चीख कर सवाल पूछेंगे कि इतना दिखने के बाद भी कोई कैसे कह सकता कि यहां मंदिर नहीं था। लेकिन पहले एएसआई का हलफनामा देखिए, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहा हूं। यह वही हलफनामा है और इसमें एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखित तौर पर कहा है कि वो सर्वे करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एएसआई के हलफनामे की बड़ी बड़ी बातें आपको बता देता हूं। एएसआई कह रहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कोई भी काम गुप्त तरीके से नहीं होगा, मस्जिद के किसी भी हिस्से को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, सर्वे और डिटेलिंग की जरूरत पड़ी तो कोर्ट से अनुमति लेकर ही करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनने को तैयार नहीं। 3 अगस्त को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको वो सबूत दिखाते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हो। आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा, लेकिन वो सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं वो भी आपको देखने चाहिए। ज्ञानवापी में जो मस्जिद मौजूद है उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे ऐसे अवशेष हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। पाठशाला में मैंने आपको पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वो तस्वीरें दिखाई हैं जिनमें हिंदू मंदिर होने के प्रतीक साफ दिखते हैं। आज फिर से आपको ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में जो शब्द नजर आ रहे हैं वो ज्ञानवापी की दीवार पर उकेरे गए। इसमें कुछ शब्द हैं जो पढ़ने में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो शब्द ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्से में पाए गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं या फिर इनका वैदिक काल से कोई नाता है, क्योंकि इन शब्दों को देखने से इतना तो साफ हो रहा है कि ये कम से कम उर्दू में तो नहीं है बॉस। इसमें एक जगह मंडपवत
मंडपवत लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं मंडपवत शब्द सनातन से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा मंदिर होता है बॉस जिसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है? क्या ये अपने आप में सवाल नहीं पूछ रहा कि कौन सा मस्जिद है बॉस, किसने लिख दिया श्लोक वहां पर? इतना ही नहीं, आपको और दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपने मस्जिद परिसर के अंदर तहखाने की दीवारों पर मंत्र लिखे देखे। आपको श्लोक भी दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए, कुछ श्लोक लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी ज्ञानवापी की दीवारों पर मिले ये शब्द ठीक वैसे ही हैं जो वेद और पुराणों में पाए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसी तरह के शब्द पाए गए थे और फिर मंदिरों में इसके लिखने की परंपरा चल पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस और मुस्लिम पक्ष को ऐसे ही श्लोक दिखाए कि बॉस बताइए कौन से मस्जिद में ऐसे श्लोक लिखे होते हैं, और बताया कि इस तरह के श्लोक सनातन धर्म से जुड़े होते हैं। मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की दीवारों में शेर की आकृति भी बनी हुई। अब आपको मस्जिद परिसर के अंदर हाथी की तस्वीर दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी बना हुआ है। यह हाथी दीवार के अंदर की तरफ बना हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि मस्जिद के अंदर हाथी की मूर्ति का क्या काम है बॉस? वही हाथी जो गणेश जी का प्रतीक भी है। ज्ञानवापी मस्जिद में हाथी की कलाकृति की मौजूदगी हैरान करने वाली है। आपने शायद ही किसी मस्जिद की दीवार पर हाथी की मौजूदगी देखी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसे भी गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक फूल की आकृति नजर आ रही है। प्राचीन मंदिरों में इस तरह के फूलों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ये जो फूल की आकृति ज्ञानवापी में मिली है वो नाग केसर के फूल जैसी है। ये वही फूल है जो भगवान शिव को का प्रिय फूल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल के इस्तेमाल से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। अब आप बताइए, मस्जिद के अंदर फूल मिल रहा है और फूल भी वही जो शिव जी को पसंद है, यह भी इत्तेफाक है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका सीधा संबंध हिंदू मंदिरों से। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की दीवारों पर कमल के फूल के अलावा एक और फूल की आकृति मिली जिसे सहस्त्र कमल कहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने वाले जो गेट है उस पर भी सहस्त्र कमल की आकृति बनी हुई। सनातन संस्कृति या फिर यूं कह लीजिए कि हिंदू संस्कृति में जो योग की परंपरा है उसमें अलग अलग चक्रों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। इसमें जो सहस्त्रार चक्र होता है वो भी कमल की आकृति का होता है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में होता है। मान्यता है कि अगर किसी ने इस चक्र को एक्टिव कर लिया तो उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार तो सबूतों का खजाना है। मतलब वहां तो जिधर देखिए सबूत ही सबूत है। इस दीवार पर ऐसे ऐसे प्रतीक बने हुए हैं जिससे साफ दिखता है कि यहां पहले भव्य मंदिर हुआ करता था। ज्ञानवापी के अंदर आपको पान के पत्ते की आकृति दिखती है। दीवारों पर, खंभों पर पान की कलाकृति बनी हुई। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देखिए और तय कीजिए किस मस्जिद में आपने ऐसे पान की आकृति देखी। देखा है पान के पत्ते की आकृति किसी मस्जिद में? कमल का फूल, पान, हाथी की तरह की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कलश की भी आकृति मिली। यह आकृति देखिए, एक कलश की आकृति दिख रही है। सवाल यह है कि हिंदू घरों और मंदिरों में रखे जाने वाले कलश की आकृति का मस्जिद से क्या लेना देना बॉस? लेकिन फिर भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, और जितना डिफेंड कर रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं कि ना ना सर, ये तो इतना तो ऊपर दिख रहा है। अब बताइए, एसआई का सर्वे हो गया तो अंदर कितना मिलेगा? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने के अंदर जो खंबे मिले हैं उन पर मंदिर की घंटियों की आकृति भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस तस्वीर में जो खंबा दिख रहा है उस पर घंटियों की आकृति बनी हुई है। नीचे की तरफ घंटी है और बीचों बीच आले। हिंदू धर्म में मान्यता है घंटी बजाने से देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। देवता जागृत होते हैं, पूजा करने वाली व्यक्ति की पुकार सुनते हैं। किसी भी मस्जिद की दीवार पर घंटी जैसी आकृति का क्या काम? एक और तस्वीर देखिए, सबूत पे सबूत रखता जा रहा हूं, देखते जाइए। फैसला तो कोर्ट सुनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर कुछ पूछ रही हैं। यह ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की तस्वीर है। इसमें आपको एक दरवाजा दिख रहा है।
दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन मंदिर में प्रवेश के लिए बनाया गया दरवाजा है। इस तस्वीर को देखकर साफ लगता है कि इस प्रवेश द्वार को बंद किया गया है और टेम्पररी दरवाजा बनाया गया है। साफ है कि इस दरवाजे की मदद से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिला एक और सबूत आपको दिखाता हूं। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं भाई। ये देखिए मूर्तियां। मुस्लिम पक्ष ने कभी भी ज्ञानवापी में मूर्ति होने की बात का जिक्र नहीं किया, जबकि सच्चाई आपके सामने है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में इसी तरह की और भू मूर्तियों के अवशेष हैं। दीवारों पर त्रिदेवों की मूर्तियां बनाई गई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा तो होती नहीं, जबकि हिंदू धर्म तो मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। तो अब कोई यह बताए कि जब मूर्ति पूजा होती नहीं तो मस्जिद के अंदर यह मूर्तिनुमा आकृतियां कहां से मिल रही हैं? इतना सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई कि सर्वे रोक दीजिए? वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद सैकड़ों साल से। दोनों में किसका दावा सही है, इसी का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया, लेकिन उसके बाद से मुस्लिम पक्ष परेशान दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा चुका है। आप देखिए कि ज्ञानवापी में सर्वे के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत का आदेश आया कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। 24 जुलाई सुबह 7 बजे से एएसआई ने सर्वे शुरू किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया। फिर 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी, कहा हाईकोर्ट भी चले जाइए। 26 जुलाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। 27 जुलाई को फिर सुनवाई होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को एएसआई सर्वे पर फैसला आएगा। तब तक सर्वे रुका हुआ। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ साथ एएसआई की तरफ से अधिकारी भी थे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है। काहे का नुकसान बॉस? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जबरदस्ती ढांचे का नुकसान। एक तो ढांचा खड़ा की हो जिसकी एक दीवार, पश्चिमी दीवार पूरी मंदिर दिखती है। इतना तो ढांचा है वो टूटा हुआ, और उसमें भी कह रहे हैं कि ढांचे को नुकसान हो जाएगा, जबकि एएसआई कह रहा है नहीं करेंगे भाई नुकसान, मशीन से चेक कर लेंगे। ना नुकसान हो जाएगा। कह रहे हैं हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है और वो कोर्ट के जरिए सबूत इकट्ठा करना चाह रहा है। तो करने दो, क्या दिक्कत है? जब मस्जिद है तो कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे में जो मिलता है उससे मुस्लिम पक्ष असहमत हो सकता है, लेकिन सबूत जमा करने से तो रोका नहीं जा सकता। सर्वे से मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एएसआई से भी सवाल पूछा गया। हाईकोर्ट ने एएसआई अपर डायरेक्टर से पूछा कि एएसआई की कानूनी पहचान क्या है और इसे कब और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। एएसआई अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि एएसआई 100 साल पुरानी संस्था है बॉस, और स्मारकों और पुरावशेषों की सुरक्षा और संरक्षण का काम करती है। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है क्या। इस पर एएसआई ने एफिडेविट दिया, मतलब लिख के दिया भाई कि मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे कर लेंगे। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। लिख के दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है एएसआई। कह रहे राम मंदिर मामले में भी तो किए न थे, आप भूल गए क्या? सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और तब तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की बड़ी आपत्ति यह है कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान हो सकता है। इस पर हाईकोर्ट में आज एएसआई ने हलफनामा देते हुए कहा कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो एएसआई की राय को न मानने की अपील कर सकता है और उसके और परीक्षण की मांग कर सकता है। राम मंदिर केस में भी एएसआई एक्सपर्ट बॉडी थी और उसी वजह से केस में नया मोड़ आया था। विष्णु शंकर जैन ने यह भी बताया कि मुस्लिम पक्ष के फावड़े से खुदाई के दावे पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए, और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया
कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 661 में एक्सपर्ट बॉडी माना गया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष उसमें फर्दर कह सकता है कि उसको डिसबिलीव किया जाए, फर्दर स्क्रूटनी उसकी हो सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ना है। जी नहीं, कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। मैं तो आज तक एक बात ही नहीं समझ पा रहा मुस्लिम पक्ष। उनका पूरा दावा है कि वहां मंदिर था ही नहीं, वहां सिर्फ मस्जिद थी, लेकिन फिर भी तलाशी लेने नहीं दे रहे, फिर भी जांच होने नहीं दे रहे, फिर भी सर्वे नहीं हो रहे। अरे भैया, जब मंदिर था ही नहीं तो हो जाने दो ना। जितना छुपा रहे हो उतना एक्सपोज हो रहे हो। अब देखते हैं अदालत इस पर क्या फैसला लेती है। पाठशाला में अब आपको बदलते कश्मीर की वो तस्वीर दिखाता हूं जो पूरे 34 साल बाद आई है। कश्मीर में जो काम फारूक अब्दुल्ला फैमिली नहीं कर पाई, मुफ्ती फैमिली ने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस ने तो बहुत पहले ही हार मान ली थी। वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने करवा दिया 34 साल के बाद। देखिए क्या हुआ। पांच अगस्त 2019 को जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो पूरे देश में नैरेटिव क्या फैलाया गया बॉस, कि पीएम मोदी कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं। इस फैसले से कश्मीर के लोगों के अधिकार छिन जाए, पूरा कश्मीर नफरत की आग में जल जाएगा। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर कश्मीर के लोकल नेताओं और दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया कि पीएम मोदी जैसे कश्मीर से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन पिछले 4 सालों में जिस तरह कश्मीर से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, उससे मोदी विरोधी नेताओं का फैलाया झूठ सबके सामने खुलता जा रहा है। विपक्ष के इस झूठ को आज उस समय एक और झटका लगा जब कश्मीर से आज 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस की तस्वीर आई। आप सोच रहे हैं 34 साल से कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस ही नहीं निकला था। पिछले 34 साल से कश्मीर के लोग शांति के माहौल में मुहर्रम नहीं मना पा रहे थे। आज श्रीनगर में शिया समुदाय के लोगों ने गुरु बाजार से डलगेट इलाके तक मुहर्रम का जुलूस निकाला। यह जुलूस श्रीनगर के मशहूर लाल चौक इलाके से होकर गुजरा। यह वही लाल चौक है जहां से गुजरने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था ताकि कहीं कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए। लेकिन आज श्रीनगर में ऐसा माहौल है कि लोग बिना डरे मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, लाल चौक से निकाल रहे हैं। बॉस, ये हुआ है 370 हटने के बाद। मुहर्रम को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह जुलूस मुहर्रम के 8वें दिन निकाला गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जुलूस निकालने के लिए 6 से 8 बजे तक का समय दिया। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सुबह 5:30 बजे गुरु बाजार में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद 6 बजे से जुलूस निकाला गया। 1990 के दशक में आतंकवाद और हिंसा के चलते इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली की सरकार आई, मुफ्ती फैमिली की सरकार आई, इसके अलावा कांग्रेस भी सत्ता में रही, लेकिन कोई कश्मीर में लोगों में यह भरोसा पैदा नहीं कर पाया कि वो श्रीनगर में सुरक्षित तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाल सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया तो यह वादा किया था कि कश्मीर की शांति और खुशहाली का पुराना दौर फिर लौटाऊंगा। और आज की यह तस्वीर कि लोग लाल चौक पर पूरी खुशी से मुसलमान मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, उसी वादे को पूरा करने की एक शानदार सबूत के तौर पर। पिछले कुछ समय में कश्मीर में किस तरह माहौल बदल रहा है, आज आपको उसके बारे में भी बताता हूं। जो लोग आर्टिकल 370 के हटने पर छाती पीट रहे थे, उन्हें ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए कि कश्मीर में क्या बदला है। जरा इसको देखिए, कश्मीर में क्या बदला, जरा इसको देखिए। घुसपैठ की घटना आप देखिए, 2019 में 141, 2020 में घटकर 51 हो गई घुसपैठ की घटनाएं, 2021 में 34 हो गई घटकर, 2022 में मात्र 14 घुसपैठ की घटनाएं हुई, और जनवरी से लेकर जून 2023 तक 2023 तक एक भी नहीं, 0
जीरो घुसपैठ की घटना हुई है। यह है नया कश्मीर। पत्थरबाजी जो आप देखते थे भाई, कश्मीर की पहचान बन गई थी। सेना की गाड़ी पर हर शुक्रवार को पत्थर चलते थे। 2022 आते आते पत्थरबाजी की घटना जीरो हो गई। जीरो घटना, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की घटना, यह है कश्मीर बॉस। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की घटना 2016 में कितनी हुई थी? 2897 केस थे। 2022 में कितनी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की घटना हुई है पता है आपको? 26। कहां 3000 के करीब और कहां 26। यह फर्क पड़ा है आर्टिकल 370 हटने से। 2022 में नए आतंकी कितने बने? 2022 में कितने बने? 65 नए आतंकी बने। और एक महीने में मारे गए कितने गए? एक महीने में मारे 58। यानी इन 65 में से 58 को मार भी दिया गया। बंदूक उठाओगे तो बंदूक से इलाज भी हो जाएगा, लेकिन अगर कलम उठाओगे, नौकरी करना चाहोगे तो आज के कश्मीर में नौकरी मिलती है। नई नौकरी देख लीजिए, कश्मीर का बता रहा हूं, ये सारी बातें कश्मीर की बता रहा हूं आपको। नई नौकरी अगस्त 2019 के बाद 29,295 नई नौकरियां दी गई हैं। जो चाह रहा है, जो बंदूक उठा रहा है उसको मौत मिल रही है, जो कलम उठा रहा है उसको नौकरी मिल रही है। सिंपल सा है। निवेश के लिए जो डील दिसंबर 2022 तक 64,058 करोड़ रुपए की निवेश की डील की बात थी, मार्च 2023 तक यह बढ़कर 66,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात। पर्यटक देख लीजिए, कश्मीर में पर्यटन कहां पहुंच गया है। पर्यटक 2022 में कितने पर्यटक आए थे आपको पता है? 1,88,00,000 1.88 करोड़ लोग कश्मीर गए थे। और 2023 तक के अंत तक अनुमान क्या है? अनुमान है कि करीब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आएंगे। अनुमान है ये। अब आप बताइए, टैक्सी वालों की चांदी, होटल वालों की चांदी, टूरिज्म बढ़ रहा है, कौन पैसा कमा रहा है? एक वक्त था पाकिस्तान से पैसा ले लेके पत्थर चलाते थे, आज अपना पैसा कमा रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। और इसीलिए 34 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, विकास दर अगर आप देखेंगे 2022-23 के लिए कितनी रही कश्मीर की? 14.64% यह विकास दर रही है। और टैक्स कलेक्शन 31% बढ़ गया है भाई। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की जो सोच है वो किस तरह की रही है, वो कितने एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले कश्मीरी केसर से जुड़ी रेड गोल्ड वाली खबर में भी बताया था। पीएम मोदी ने किस तरह कश्मीर की केसर पर जीआई टैगिंग कर दी थी, जिसके बाद केसर के किसानों के दिन बदले। जो केसर 2021 में 70 से 80 हजार रुपए किलो बिक रहा था, वो आज की डेट में 3 लाख रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। कश्मीर के किसानों का फायदा हो गया। लेकिन ये बातें आपको नहीं बताई जाती। पीएम मोदी जब कश्मीर के विकास की बात करते हैं तो उसमें सब शामिल है। यह विकास किसी जाति या धर्म के लोगों के लिए सीमित नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने कौम के लोगों को पराया बताने के लिए फतवे जारी कर रहे हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कौन है ऐसे मुसलमान जिन्हें मुसलमान ही मुसलमान नहीं मानते। मुसलमानों में आपने शिया और सुन्नी समुदाय सुना होगा, इसके अलावा एक समुदाय और है और वो है अहमदिया मुसलमान। लेकिन ये अहमदिया मुसलमान टारगेट पर हैं और इन्हें कोई और नहीं, मुसलमान ही निशाना बना रहे हैं। अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इन मुसलमानों को लेकर आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड के एक प्रस्ताव की बहुत चर्चा है, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार से की गई। यह प्रस्ताव क्या है पहले यह समझ लीजिए, फिर अहमदिया मुसलमानों के बारे में डिटेल से बताता हूं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लिखा था
कि जमीयत उलेमा आंध्र प्रदेश के 26 मई 2009 के फतवे के मुताबिक अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित किया जाता है, यानी अहमदिया समुदाय को मुसलमान ही नहीं माना जाएगा। अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम से बाहर करने के इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से शिकायत की गई, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस फैसले को गलत बता रही है। उसके बारे में आपको डिटेल से कल बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा स्टार के निशान वाले 500 रुपए के नोट नकली हैं क्या, इस दावे का सच क्या है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में 500 रुपए के नोट की एक फोटो है, जिसके सीरियल नंबर के बीच में स्टार बना हुआ है। इस फोटो को शेयर करने वाले लोग लिख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में ये स्टार साइन वाले नोट बाजार में आ गए हैं। साथ ही दावा किया गया है कि इंडसइंड बैंक ने ऐसे नोटों को लेने से मना कर दिया है। ये नकली नोट हैं। लोग इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की अपील कर रहे हैं। 500 रुपए के नोट से जुड़ी यह खबर लोगों के जेब से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने इस पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में 500 रुपए के नोट को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत निकला। हमारी रिसर्च में पता चला कि स्टार साइन वाले ऐसे नोट आरबीआई ने दिसंबर 2016 में ही जारी किए थे। आरबीआई ने इन्हें जारी करने से पहले प्रेस रिलीज भी जारी की थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी स्टार साइन वाला 500 का नोट है तो वो पूरी तरह असली है, बिल्कुल असली है, नकली नहीं है। तो ऐसे नोट की खबर से भी बचिए और ऐसे खबर फैलाने वालों से भी बचिए और पाठशाला में फैक्ट चेक देखते रहिए।